सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पे हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ लिया है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करने की दो अप्रोचेस होती है, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। हम कार्डिनल अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हुए ये देखा था कि यूटिलिटी के कितने टाइप्स होते हैं। यूटिलिटी के दो टाइप्स होते हैं, जैसे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, और हम लोगों ने उनके बीच में रिलेशनशिप पढ़ा था। अब आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो आइए हम लोग चालू करते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम लोग यदि टेक्निकल डेफिनेशन देखें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, तो वो क्या होती है? एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, then marginal utility derived from each successive units tends to decline and it may even be zero or negative। तो ये तो हमारी हुई टेक्निकल डेफिनेशन। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये लॉ एक्चुअली में हमें बोलता क्या है। जैसे कि इस लॉ के नाम में ही छुपा है मार्जिनल यूटिलिटी का गिरना। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जो एडिशनल यूटिलिटी डिराइव होती है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और पिछले लेक्चर में जब हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे थे, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी की ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं तो उससे डिराइव होने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो गिरता जाता है। तो वही ये लॉ को एक तरीके से दर्शाता है। अब हम इसको एक बहुत ही इजी और हमारे रियल लाइफ के एग्जांपल को लेते हुए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो आपको कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे कि डेयरी मिल्क, और आपके किसी फ्रेंड ने आपको वो डेयरी मिल्क ला कर दी। अब आपने उस डेयरी मिल्क को कंज्यूम करा। अब आपने फर्स्ट डेयरी मिल्क तो कंज्यूम कर ली, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत मजा आया, आपकी जो यूटिलिटी थी वो बहुत ज्यादा हाई थी। लेकिन अब उस फ्रेंड ने आपको वापस से सेकेंड यूनिट उसी कमोडिटी की ला कर दी, मतलब डेयरी मिल्क। आपने वो वाली डेयरी मिल्क भी कंज्यूम कर ली। आपको मजा तो अभी भी आया, लेकिन जितना मजा आपको पहले आया था ना उतना मजा नहीं आया होगा। फिर आपने वापस से सेकेंड थर्ड यूनिट कंज्यूम करी। थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पे आपका जो यूटिलिटी है वो और ज्यादा गिर जाएगी, मतलब आपको खाने में उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा जितना आपको वो पहले लगा था। अब यदि उसने फोर्थ यूनिट उसी डेयरी मिल्क की ला करके दे दी तो आप उसको मना कर दोगे। और फिर भी यदि आपने जबरदस्ती खा ली तो आप बोलो कि खाई और नहीं खाई मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब मेरे को इससे कोई सेटिस्फेक्शन मिला ही नहीं। अब उसी की यदि आप फिफ्थ यूनिट खाने लगोगे तो ऐसा हो सकता है कि आप उस डेयरी मिल्क को हेट करने लग जाओ। तो ये तो एक गुड्स का एग्जांपल हुआ। अब मैं एक सर्विसेज का एग्जांपल लेती हूँ, वो भी यहाँ पे बहुत इजी तरीके से वर्क करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को आप ही के एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि आप लोग पढ़ाई करने बैठे, तो आप लोग जब पढ़ाई करने बैठते हो तो आप फर्स्ट आवर तो बहुत जोश में बैठते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है पढ़ाई करने में, और आप एक तरीके से देखा जाए तो उस एक आवर में 2-3 चैप्टर निपटा लेते हो। लेकिन वही जब आप सेकेंड आवर की बात करते हो तो आपका जो कंसिस्टेंसी होती है वो एक तरीके से डिक्लाइन होता है, तो होती जाती है, और आपको उतना मजा नहीं आता पढ़ने में जितना मजा आपको फर्स्ट आवर में आया था और जिस जोश से आप फर्स्ट आवर में पढ़ने बैठे थे। वहीं जब तीसरे घंटे में आता है तो हमें थोड़ी थोड़ी नींद आने लग जाती है दोस्तों। तो इसी तरीके से हमारा ये लॉ सर्विसेज पे भी वर्क करता है। अब जब लॉ चलता है ना तो लॉ के साथ साथ कुछ अजम्पशंस भी चलते हैं। तो हम लोग देखेंगे इस लॉ के हमारे पास दो अजम्पशन है। अजम्पशन का मतलब ये है कि यदि ये चीज होगी तो ही लॉ वर्क करेगा। यदि हमने ये अजम्पशन नहीं लिए तो ये लॉ फेल हो जाएगा और ये लॉ वर्क नहीं करेगा। उसमें हमारे पास हमारा जो सबसे पहला अजम्पशन आता है वो आता है कंजम्पशन मस्ट बी कंटिन्यूअस। इसका क्या मतलब है कि जैसे आपके दोस्त ने आपको फर्स्ट यूनिट तो अभी हाल ला कर दी, आपने उसे खा ली, सेकेंड यूनिट यदि वो 2 दिन बाद या फिर कल ला कर देगा तो आप उसको उतने ही जोश से खाओगे जितने जोश से आपने उसे आज खाया। ऐसा नहीं होगा कि सेकेंड यूनिट से आपकी यूटिलिटी डिक्लाइन हो जाएगी क्योंकि आपने उसका कंटिन्यूअस कंजम्पशन नहीं किया। आपने क्या किया, एक अभी खाई और एक दूसरे टुकड़े के बाद थोड़े टाइम के बाद खाई। अब इसका यदि मैं देखूँ सेकेंड, तो इसका सेकंड अजम्पशन होता है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी मस्ट बी कंज्यूम्ड। इसका क्या मतलब है कि यदि आपने पहले एक डेयरी मिल्क खाई तो फिर आपको बाद में भी एक ही डेयरी मिल्क खानी है। यदि आपने बाद में उस डेयरी मिल्क का सिर्फ एक पीस खाया तो आपका सेटिस्फेक्शन गिरेगा नहीं, आपकी यूटिलिटी गिरेगी नहीं, बल्कि दोस्तों आपकी यूटिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि इस लॉ को वर्क करना है तो स्टैंडर्ड यूनिट्स कमोडिटी कंज्यूम होनी चाहिए। मैं एक और एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ। यदि आपने एक कप ऑफ टी पी और बाद में आपने एक स्पून ऑफ टी पी तो आपको बाद में
एक तो कंजम्पशन मस्ट बी कंटिन्यूअस और दूसरा स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी मस्ट बी कंज्यूम्ड। अब ये तो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था। अब दोस्तों देखा जाए तो इकोनॉमिक्स में हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होती है कि हम क्वेश्चंस को प्रेजेंट कैसे करें। हम लोगों को आता तो सब है लेकिन हमें उसे प्रेजेंट करते नहीं आता। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि यदि आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एग्जाम में एक्सप्लेन करने को आए और एज अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करोगे। तो उसको प्रेजेंट करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो उस लॉ की टेक्निकल डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। टेक्निकल डेफिनेशन लिखने के बाद लॉ के साथ असम्पशन करते हैं, कोई आपको बोलने नहीं आएगा कि आपको यदि लॉ लिखना है तो लॉ के साथ असम्पशन भी लिखना है, वो आपको अपने मन से लिखने पड़ेंगे। असम्पशन लिखने के बाद आपको उस लॉ को सिर्फ इतना सा लिख के छोड़ना नहीं है, आपको विद द हेल्प ऑफ अ टेबल या विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ उस लॉ को समझाना पड़ेगा। अब वो आपकी इच्छा है कि आपको टेबल की हेल्प से समझाना है या ग्राफ की। हाँ, यदि एग्जामिनर में लिख के दी जाए कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ या विद द हेल्प ऑफ टेबल समझाओ तो फिर आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उससे किस तरीके से समझाना है। और यहाँ पे टेबल और ग्राफ हम लोग वही वाले यूज कर सकते हैं जो कि हम लोगों ने रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के टाइम पे यूज किए थे। तो ये था हमारा टॉपिक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट हम लोग इतनी देर से बोल रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, अब हम उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करने की दो अप्रोचेस होती है। सबसे पहले यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच और एक होती है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अप्रोच। हम पहले यहाँ पर यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आखिर में होता क्या है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज given the income of a consumer and price of a commodity, the consumer spends his income in such a way that he could maximize his satisfaction। अब दोस्तों यहाँ पे ये नई चीज क्या है, देखो हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि यूटिलिटी क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, यूटिलिटी को प्राइस और इनकम के साथ रिलेट कर दिया। क्योंकि देखो आखिर में कोई भी चीज़ हमको फ्री में नहीं मिलती, हमको यदि हम कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं तो हमको उस पर कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है, कुछ ना कुछ स्पेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब हमारे पास प्राइस का एलिमेंट साथ में आ जाता है तो हमारा सेटिस्फेक्शन किस तरीके से निकाला जाता है। अब यदि हमको सेटिस्फेक्शन निकालना है तो हमारे पास सेटिस्फेक्शन निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। सबसे पहला हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अप्रोच की बात करेंगे। अब यदि मैं आप लोगों के सामने यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच को रखूं तो यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच के लिए हमारे पास दो टाइप का केस होंगे, एक तो सिंगल कमोडिटी केस और एक डबल कमोडिटी केस। और डबल कमोडिटी केस की मदद से ही हम लोग मल्टीपल कमोडिटी केस को भी डिराइव कर सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि सिंगल कमोडिटी केस क्या होता है। अब हम लोगों ने क्या करा, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन तो मिलता जाता है, लेकिन हम लोगों को सेटिस्फेक्शन के लिए पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस विल रीच व्हेन rupee worth of satisfaction to a consumer that consumer expects to get, मतलब जो कंज्यूमर चाहता है कि उसको मिले, is equal to rupee worth of satisfaction that consumer actually gets। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब हम जो चाहते हैं वो हमको मिल जाएगा तो हम हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट को स्ट्रक कर जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने के लिए क्या देखना है, rupee worth of satisfaction that consumer actually gets is equal to rupee worth of satisfaction that consumer wants to get। अब यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। सबसे पहला है MUM, ये नया वर्ड है हमारे पास जिसको बोला जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। टेक्निकल लैंग्वेज में उसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बोला जाता है। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू rupee worth of satisfaction to a consumer। rupee worth of satisfaction to a consumer का क्या मतलब हुआ कि 1 रुपए की किसी भी कंज्यूमर के लिए क्या औकात है। ऑब्वियसली ये जो 1 रुपए की किसी भी कंज्यूमर के लिए सेटिस्फेक्शन होता है ये हर एक कंज्यूमर के लिए अलग अलग होता है। आज मेरे लिए वो कुछ और होगा और आपके लिए कुछ और होगा, लेकिन एक कंज्यूमर के लिए जो सेटिस्फेक्शन होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसको बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ
ऑफ मनी, और ये वो सेटिस्फेक्शन है जो मैं एक्चुअली में या हम एक्चुअली में चाहते हैं कि वो हमें मिले। अब यहाँ पे हम लोग वो सेटिस्फेक्शन देखेंगे जो सेटिस्फेक्शन हमको एक्चुअली में मिलता है किसी भी चीज़ को स्पेंड करने से, कोई भी पैसा किसी भी चीज़ पर स्पेंड करने से। वो सेटिस्फेक्शन कैसे कैलकुलेट होगा? वो सेटिस्फेक्शन कैलकुलेट होगा बाय फॉर्मूला MUX/PX। अब व्हाट डू यू मीन बाय MUX/PX? MUX इज नन अदर देन, जो हम पहले से समझ चुके हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी होता है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले समझाया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज एन एडिशनल सेटिस्फेक्शन दैट वी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो MUX को जब हम लोग डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी से, तो हमको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली में हमको कितना सेटिस्फेक्शन किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से मिल रहा है। तो ऑब्वियसली जब कोई भी पर्सन जो चाहता है उसको मिल जाएगा तो उसका इक्विलिब्रियम स्ट्रक हो जाएगा। तो सिंगल कमोडिटी केस में हमारे पास इक्विलिब्रियम की एक बहुत ही आसान सी इक्वेशन होती है जिसको हम लोग बोलेंगे MUM इज इक्वल टू MUX/PX। अब हम लोग इसको समझने की यदि कोशिश करें तो हमारे पास यहाँ पे यदि मैं इस टेबल में इस तरीके से कुछ डेटा लेना चाहती हूँ, सबसे पहले मैंने बोला कि मेरे पास एक कमोडिटी है जिसकी प्राइस है 4, और मैंने बोला कि MUM भी कांस्टेंट है और MUM भी मेरे पास कितना है 4, और प्राइस ऑफ अ कमोडिटी भी अभी के लिए हम लोग कांस्टेंट रखते हैं जिसको बोला जाएगा 4। अब मैं यहाँ पे एक टेबल के अंदर MUX लिखना चाहूंगी, तो सबसे पहले हम लोगों ने MUX लिखा। अब मैं फर्स्ट कमोडिटी की बात करूँ तो फर्स्ट कमोडिटी पे फॉर एग्जाम्पल मेरा MUX था 20, सेकेंड कमोडिटी पे वहीं जाके मेरा जो MUX है वो 18 हो गया, और थर्ड कमोडिटी पे मेरा जो MUX है वो 16 हो गया, और फोर्थ कमोडिटी पे मेरा जो MUX है वो 10 हो गया। अब हम इसको लॉ के इक्वेशन के थ्रू या फिर हम लोग इसको इक्विलिब्रियम की इक्वेशन में रख के देखें तो हम लोगों को क्या रिजल्ट्स मिलते हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यदि मैं फर्स्ट कमोडिटी की बात करूं तो फर्स्ट कमोडिटी के लिए यदि मैं अपनी इक्वेशन में बात करूंगी तो मेरे पास जो MUM है वो तो कितना है 4, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे तो मैं 4 लिख दूंगी। अब यदि मैं RHS की बात करूं तो RHS में मेरा MUX कितना है 20, और PX हम लोगों ने पहले ही अज्यूम किया था कितना है 4। अब यदि मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो मेरे पास LHS में तो 4 आएगा, लेकिन RHS में कितना आ जाएगा 5। मतलब देखा जाए तो जो सेटिस्फेक्शन मैं चाहती हूँ मेरे को उससे कुछ ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इस कमोडिटी को कंज्यूम करने से। मतलब देखा जाए तो ये कमोडिटी मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं क्या करना चाहूंगी, मैं इस कमोडिटी की सेकंड यूनिट की तरफ बढ़ूंगी। अब ये तो हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी कमोडिटी की जब आप सेकंड यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपका सेटिस्फेक्शन भी गिर जाता है। तो मेरा MUX भी कम हो गया। अब मेरा MUX कितना हो गया यहाँ पे 18। अब हम लोग यदि इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन में हमारा MUM वापस से कितना है 4, लेकिन जब MUX की बात करेंगे तो 18, और जब हम लोग यहाँ पे PX लिखेंगे तो कितना है 4। अब वापस से मेरा क्या आ गया 4.5 इज ग्रेटर देन 4, मतलब वापस से जो मैं चाहती हूँ उससे मेरे को कुछ ज्यादा मिल रहा है तो मैं इसकी तीसरी यूनिट कंज्यूम करने पर चली जाऊंगी। अब जब मैं इस कमोडिटी की तीसरी यूनिट पर जैसे ही जाऊंगी तो मेरी कमोडिटी की जो तीसरी यूनिट है वो एक तरीके से वहां पे मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितना आ रहा है 16। अब यदि देखा जाए तो मैं इक्वेशन में रखूंगी तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 4 इज इक्वल टू 4, मतलब यहाँ पे जाके मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो मेरे को मेरा यूटिलिटी पॉइंट मिल गया, मेरे को मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया जो कि क्या है 3 यूनिट्स। मतलब मैं जब कमोडिटी X की 3 यूनिट्स को कंज्यूम कर लूंगी तो मेरा जो एक तरीके से मतलब इक्विलिब्रियम है वो रीच हो जाएगा, और इस पॉइंट में मेरा सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हम लोग वन कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हैं। अब इसको यदि मैं थोड़ा सा ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूं तो ग्राफिकली समझाने में मेरे पास यहाँ पे एक चीज निकल कर आएगी जिसको मैं देखूंगी कि मैं इसको ग्राफ के थ्रू आप लोगों को कुछ समझाना चाह रही हूँ। अब यदि मैं ग्राफ के थ्रू समझाना चाहूँ तो हमारे पास प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जो है वो क्या रहती है, एक तरीके से बोले तो चेंज होगी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मैंने बोला हमेशा हर एक पर्सन की क्या होती है जनरली सेम। तो यदि मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा स्विच ओवर करना चाहूँ तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, MUM इज इक्वल टू PX MUX अपॉन में PX। अब यदि यहाँ पे मेरा MUM जो है वो कांस्टेंट है तो मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा PX इज इक्वल टू MUX, मतलब
द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल रीच व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। अब यदि मैं इसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहूँ तो अभी मैंने बोला कि प्राइस क्या है मेरे पास, कांस्टेंट, तो प्राइस का डायग्राम तो मेरे पास ये बन गया, ये मेरी नंबर ऑफ यूनिट्स हो गई। अब इसी डायग्राम पे यदि मैं एमयू का भी डायग्राम बनाऊँ तो एमयू का डायग्राम हम सबको बनाते आता है, एमयू का डायग्राम बनता है इस तरीके से। अब यदि मैं इस ग्राफ के अंदर देखूं तो यहाँ पे मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो यहाँ पर आएगा और इसको मैं अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलूंगी। इसके पहले का जो पॉइंट है या फिर हम लोग हमारी टेबल के अंदर भी देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारा 5 इज ग्रेटर देन 4 आया था या फिर हमारा 4.5 इज ग्रेटर देन 4 आया था, वो हमारा पॉइंट इस एरिया में आएगा। और उसके बाद वाला पॉइंट हमारा ये है जिसको बोला जा रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और ये जो एरिया जिसको मैंने शेडेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, इस एरिया को कंज्यूमर सरप्लस बोला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वन कमोडिटी केस वाला जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसको हम लोग ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का खत्म होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस। अब हम लोग आगे देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। अब हम लोग ये देखेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा जब हम लोग दो कमोडिटी, अभी तक तो हम लोगों ने एक कमोडिटी का देखा कि MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोगों के पास आ गई दो कमोडिटी और हम लोग दो कमोडिटी को कंज्यूम करना चाह रहे हैं। तो इस केस में अब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा, तो टू कमोडिटी केस में जब हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हैं तो वहां पे हम लोगों के पास हम लोग इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक तरीके से एक लॉ के फॉर्म में देखेंगे जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके और भी बहुत सारे नाम हैं और हम लोगों को ये सेकेंड नेम्स जरूर याद करना चाहिए क्योंकि कभी कभी वो एग्जाम में आपको डायरेक्ट टू कमोडिटी केस नहीं देगा और वो आपको इस लॉ का नाम लिख कर दे देगा, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये लॉ क्या है। तो हमारे पास क्या क्या नाम है, सबसे पहले लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर हम इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको गॉसन्स सेकंड लॉ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसके इतने सारे नाम हुए। अब हम लोग ये देखना चाहेंगे कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एक्चुअली में होता क्या है। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट when a consumer gets maximum satisfaction when ratio of a marginal utility of two commodities and their respective prices are equal to the marginal utility equal and marginal utility falls as a consumption falls। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि मेरे पास दो कमोडिटी है Y और X, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि जब मेरे पास MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY होगा तो उसको एक तरीके से लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की इक्वेशन बोला जाएगा, जहां पे मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस ऑफ कमोडिटी X का रेशो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस ऑफ कमोडिटी Y के रेशो के बराबर आ गया। एक तरीके से यदि हम लोग इसको सिंपल वे में समझना चाहें ना तो ये एक्चुअली में इक्वेशन आई कहाँ से है। सिंगल कमोडिटी केस में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, वहां पे हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी जिस इक्वेशन को हम लोगों ने बोला MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। ये हम लोगों ने सिर्फ कमोडिटी X के लिए पढ़ी थी। अब यदि यही इक्वेशन में कमोडिटी Y के लिए पढ़ूं तो क्या ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। अब यदि देखा जाए तो MUX और हम लोग कमोडिटी X के लिए तो हम लोगों ने MUX वाली इक्वेशन बना ली और Y के लिए MUY वाली इक्वेशन बना ली। अब यदि हम लोग MUM की बात करें तो ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये हर एक कंज्यूमर के लिए कांस्टेंट होता है, रूपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन टू अ कंज्यूमर। अब यदि MUM कांस्टेंट है तो यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को क्लब करना चाहूँ तो क्या ये कुछ ऐसा बन जाएगा MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY इज इक्वल टू MUM, और जहां पे MUM तो एक्चुअली में कांस्टेंट है तो हमारी इक्वेशन जो ओवरऑल निकल कर आई वो क्या निकल कर आई MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। अब इसी इक्वेशन को और इसी लॉ को हम लोग टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को टेबल की हेल्प से या डेटा की हेल्प से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेट अस अज्यूम कि मेरी टोटल इनकम जो है वो कितनी है 55 और कमोडिटी X की प्राइस जो है वो ₹5 पर यूनिट है और कमोडिटी Y की जो प्राइस है वो
वाई। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको इजी बनाने के लिए क्यों ना MUX अपॉन में PX और MUY अपॉन में PY कैलकुलेट कर लें। तो MUX अपॉन PX यदि आप यहाँ पे कैलकुलेट करने गए तो यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय 5 ये हमारे पास कितना आ जाएगा 10, 45 डिवाइडेड बाय 5 ये हमारे पास कितना आ जाएगा 9, 40 डिवाइडेड बाय 5 ये हमारे पास कितना आ जाएगा 8 और इसी तरीके से ये 7, ये 6 और ये 5। अब यदि आप MUY अपॉन PY कैलकुलेट करने गए तो आपके पास क्या क्या आ जाएगा 8, 7, 6, 5, 4 एंड 3। अब देखो हम लोगों के पास इक्वेशन क्या होती है कि MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। अब हम लोग यदि इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने जाए तो हम लोग देख सकते हैं कि एक तो MUX अपॉन PX अपॉन MUY अपॉन PY का कॉम्बिनेशन हमारे पास ये बन रहा है, एक MUX अपॉन PX अपॉन MUY अपॉन PY का कॉम्बिनेशन हमारे पास ये बन रहा है, एक MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY का कॉम्बिनेशन हमारे पास ये बन रहा है और एक कॉम्बिनेशन हमारे पास ये बन रहा है। तो इस तरीके से मेरे डेटा में मेरे पास टोटल 4 कॉम्बिनेशंस निकल कर आए हैं। अब इन सारे कॉम्बिनेशंस को हम एक एक करके एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन 1 को यदि देखें तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन 1 में हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं 3 यूनिट्स ऑफ X और प्लस 1 यूनिट ऑफ Y। इस तरीके से हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। अब यदि यहाँ पे मैं टोटल अमाउंट देखूं तो X मेरा कितने रुपए का है 5 रुपीज का, तो 3 into 5 कितना हो जाएगा 15 और 1 यूनिट ऑफ Y तो 1 into 10 कितना हो जाएगा 10, तो 15 प्लस 10 टोटल रुपीज कितने आ जाएंगे 25। लेकिन मेरे पास तो अभी इनकम 55 है तो क्यों ना मैं एक यूनिट और आगे बढ़ूं, एक कॉम्बिनेशन और आगे बढ़ूं। तो दूसरा कॉम्बिनेशन मेरे पास कौन सा बन रहा है, दूसरा कॉम्बिनेशन मेरे पास बन रहा है 4 यूनिट्स ऑफ X प्लस हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है 2 यूनिट्स ऑफ Y का। अब 4 यूनिट्स ऑफ X और 2 यूनिट्स ऑफ Y पे यदि मैं अमाउंट देखना चाहूँ तो 4 into 5 20 एंड 2 into 10 भी 20, तो 20 प्लस 20 टोटल अमाउंट कितना हो रहा है मेरे पास 40। अब यहाँ पे भी मेरी इनकम क्या हो रही है, मेरे पास अभी और इनकम पड़ी हुई है तो क्यों ना मैं और आगे बढ़ूँ। अब मैं और आगे बढ़ूंगी तो मेरा थर्ड कॉम्बिनेशन क्या निकल कर आएगा, मेरा जो थर्ड कॉम्बिनेशन निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 5 units of X and 3 units of Y। इस तरीके से मेरे पास कॉम्बिनेशन निकल कर आएगा। अब यदि मैं देखूं तो 5 into 5 कितना हो गया 25 और 3 into 10 कितना हो गया 30 and 25 plus 30 comes to 55 means there is overall 55 is equal to my total income 55, मतलब मेरे को मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस को डेटा की हेल्प से समझ सकते हैं। इस टाइप का न्यूमेरिकल भी हमको एग्जाम में सॉल्व करने को आ सकता है, तो हमको उसको इसी तरीके से प्रेजेंट करके और इसी तरीके से सॉल्व कर बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आएगा, जब मैं 5 यूनिट्स ऑफ X और 3 यूनिट्स ऑफ Y को कंज्यूम करूंगी। तो ये तो मेरा एक तरीके से टेबल प्रेजेंटेशन मींस डेटा प्रेजेंटेशन हो गया इसी लॉ का। यदि इसी लॉ को मैं डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंट करना चाहूँ तो मेरा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जहाँ पे मैं ये देखना चाहूंगी कि ये मेरे कमोडिटी X का कंजम्पशन है और ये मेरे कमोडिटी Y का कंजम्पशन है, तो मैं इसको MUX लिख दूंगी और इसको मैं MUY लिख दूंगी। देखा जाए तो ये दोनों पॉइंट जहाँ पर मैच करेंगे, ये वाला जो पॉइंट आएगा ये मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ जाएगा। ये मेरा Y एक्सिस का पूरा कंजम्पशन कहलाएगा और इधर की साइड वाला मेरा पूरा X एक्सिस का कंजम्पशन कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे वही है कि ये वाला जो पूरा ये यूटिलिटी कहलाएगा और ये दोनों आप एक तरीके से यूटिलाइज को मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ये मेरी कमोडिटी X और कमोडिटी Y की दोनों मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन है, ये दोनों यूटिलिटी जहाँ पे मिल रही है ये मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग 2 कमोडिटी केस के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास देखा जाए तो हमारा यूटिलिटी एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर खत्म होता है। यदि आप लोगों को इस चीज़ को नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड एंड पॉज करके और इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब